हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को हिंदी का जो फर्स्ट यूनिट है नींव की ईंट उसको समझाऊंगी। तो नींव की ईंट जो है वो रामभिक्षा बेनीपुरी जी ने लिखा है। रामभिक्षा बेनीपुरी, तो हम पहले रामभिक्षा बेनीपुरी जी के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे कि रामभिक्षा बेनीपुरी यशस्वी ललित निबंधकार रामभिक्षा बेनीपुरी जी आधुनिक हिंदी साहित्य की अमर विभूतियों में अन्यतम है। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने ग्रंथ लेखक, शैलीकार, पत्रकार, सेनानी, समाजसेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र निर्माण, समाज संगठन और मानवता के जायगान के लक्ष्य मानकर बेनीपुरी जी ने ललित निबंध, रेखाचित्र, रिपोर्टोज, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि विभिन्न ग्रंथ विधाओं में जो महान रचना प्रस्तुत की है वे आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत अमोघ प्रेरणा की है। रामभिक्षा बेनीपुरी जी का जन्म 1902 में बिहार के मुजफ्फर जिले के अंतर्गत बेनीपुरी नामक गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता के देवासन को जाने के कारण उनका लालन पालन नैनीहाल में हुआ। मैट्रिक की परीक्षा पास करने से पहले 1920 में वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में उनको 1930 से 1942 तक का समय जेल यात्रा में ही व्यतीत करना पड़ा। इसी बीच इनको पत्रकारिता एवं साहित्य सर्जना में भी जुड़े रहे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को खड़ा करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने साहित्य साधना के साथ साथ देश और समाज के नवनिर्माण कार्यों में अपने को जोड़ रखा। 1968 में उनका स्वर्गवास हुआ। बेनीपुरी जी पत्रकारिता जगत से साहित्य साधना के संसार में आए। छोटी उम्र से ही वो पत्र पत्रिका में लिखने लगते थे। आगे चलकर उन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कैदी, कर्मवीर, जनता, तूफान, हिमालय और नई धारा नामक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उनकी साहित्यिक रचनाओं की संख्या लगभग 100 है, जिनमें से अधिक रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुकी है। उनकी कृतियों में से गेहूं और गुलाब, निबंध और रेखाचित्र, बंदे बानी, विनायकों, ललित गंध, पतितों के देश में, उपन्यास, चिता के फूल, कहानी संग्रह, माटी की मूर्तें, रेखाचित्र, अम्बपाली नाटक विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रामभिक्षा बेनीपुरी जी एक सशक्त गद्यकार है। उनकी भाषा शैली जीवन अलंकारों युक्त, प्रवाहमयी और योज गुण से परिपूर्ण है। रेखाचित्र, संस्मरण और ललित निबंधों की रचना में उनको विशेष सफलता मिली है। मानव सभ्यता के लेखा जोखा लेने, भारतीय समाज के अतीत, वर्तमान और भविष्य में झांकने और प्रतीकात्मक भरने की विशेषताओं के कारण बेनीपुरी जी के ललित निबंध बहुचरित्र रहे हैं। नींव की ईंट बेनीपुरी जी को रोचक एवं प्रेरक ललित निबंध में अन्यतम है। नींव की ईंट का प्रतीकार्थ है समाज का अनाम सहित जो बिना किसी यश लोभ के समाज के नव निर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत है। सुंदर इमारत का आशय है नया सुंदर समाज। कंकरे की ईंट का प्रतीकार्थ है समाज का यश लोभी सेवक जो प्रसिद्ध, प्रशंसा अथवा अन्य किसी सर्वोत्तम समाज का काम करना चाहता है। निबंधकार के अनुसार भारतीय स्वाधीनता
आंदोलन के सैनिकों नींव की ईंट की तरह थे, जबकि स्वतंत्र भारत के शासकगण कंगूरे की ईंट निकले। भारतवर्ष के 7 लाख गांवों, हजारों शहरों और सैकड़ों कारखानों के नव निर्माण हेतु नींव की ईंट बनने के लिए तैयार लोगों की जरूरत है। परंतु विडंबना ये है कि आज कंगूरे की ईंट बनने के लिए चारों ओर होराहोरी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। इस रूप में भारतीय समाज का नवनिर्माण संभव नहीं है। इसलिए निबंधकार ने देश को नौजवानों से आह्वान किया है कि नींव की ईंट बनने की कामना लेकर आगे आए और भारतीय समाज के नवनिर्माण में चुपचाप अपने को खपा दे। नींव की ईंट, वो जो चमकीले सुंदर सुघड़ इमारत है, वो किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप देखा करते हैं? क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? इसका कहना यह है कि लोग ज़्यादातर सुंदर सुघड़ इमारत जो हमारे आंखों के सामने दिखती है वही देखते हैं, लेकिन वो इमारत जो बना है उसके अंदर, उसके भीतर जो कई फीट मिट्टी के नीचे अपनी चमकीले सुंदर सुघड़ इमारत नींव की ईंट पर टिकी होती है, जो कोई फीट मिट्टी के नीचे अपने अस्तित्व को दबाकर संपूर्ण भवन की मजबूती का कारण बनती है। लेकिन लोग उसे कभी भी नहीं देखते, नींव की ईंट को कभी नहीं देखते। वो ज़्यादातर सिर्फ सुंदर सुघड़ इमारत जो हमारे आंखों के सामने है उसको ही देखते हैं, लेकिन वो जो भवन बना है या जो इमारत है वो बना है, वो किसके कारण बना है? नींव की ईंट के कारण बना है। लेकिन कोई भी नींव की ईंट के बारे में बात नहीं करता। दुनिया चकमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान पड़ता है? इसका कहना यह है कि दुनिया जो आंखों के सामने दिखता है उस पर ही ध्यान देता है, लेकिन उसके पीछे का जो सत्य है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता और उस पर कोई ध्यान देने का जरूरत भी नहीं सोचता। लेकिन हमें उस पर ध्यान देना आवश्यकता है। ठोस सत्य सदा शिवमय होता है, किंतु वो हमेशा ही सुंदरमय भी हो या आवश्यक नहीं। जैसे इसका बोलना है कि ठोस सत्य सदा शिवम होता है, लेकिन हमेशा जो ठोस सत्य है, जो सत्य है वो हमेशा सुंदर होगा ये नहीं हो सकता। कभी कभी जो सत्य है वो कड़वा भी होता है, लेकिन लोग उस पर कभी भी ध्यान नहीं देते और सत्य को मानना नहीं चाहते। लेकिन कभी ये कहना चाहते हैं कि ठोस सत्य जितना भी कड़वा हो या हो, लेकिन हमें वो सत्य ही होता है, तो हमें सत्य को मानना चाहिए। सत्य कठोर होता है, कठोरता और बाधापन साथ साथ जन्म करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, बाधापन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य सभी भागते हैं, सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के नींव की गीत से प्रारंभ करते हैं। इसका कहना ये है कि हम हमेशा सत्य जो होता है उससे भागते हैं, क्योंकि सत्य जो है वो कठोर होता है, वो कड़वा होता है, तो लोग सत्य को मानना नहीं चाहते। लेकिन सत्य से कभी भागना नहीं चाहिए, सत्य जितना भी कड़वा हो या ना हो, बट सत्य जो है वो सत्य होता है और हमें सत्य को हमेशा मानना चाहिए। उससे भागना बिल्कुल भी सही नहीं है। सत्य को हमें फेस करना ज़रूरत है।
वो ईंट धन्य है जो कट चटकर कंगुरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। किंतु धन्य है वो ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। जैसे कि हमारे आंखों के सामने जो दिखता है वो ठीक है, वो सुंदर है, लेकिन वो ईंट भी महान है अगर वो जो ईंट है वो इमारत के ईंट भी महान है जो इमारत के कई फीट नीचे अपना अस्तित्व को दबाकर इमारत की किसी भी इमारत की पहली ईंट बनती है, उसको हमें महान बोलना चाहिए, क्योंकि वो अपना जो अस्तित्व है उसको मिटाकर उसको दबाकर इमारत की पहली ईंट बनती है और हमें सुंदर सुंदर इमारत, सुंदर सुंदर महल देखने को मिलती है। अगर वो बलिदान नहीं देती तो हमें कभी भी सुंदर इमारत नहीं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तपन पर सारी इमारत की हस्ती नास्ती निर्भर करती है। इमारत की पहली जो ईंट है उस पर ही इमारत का सब कुछ निर्भर करता है। अगर इमारत की पहली ईंट मजबूत नहीं हो तो इमारत कभी भी सुंदर और शक्तिशाली नहीं हो सकता। इमारत की पहली ईंट जो है उसको हमेशा शक्तिशाली होना चाहिए, नहीं तो इमारत कभी भी सुंदर नहीं और शक्तिशाली भी नहीं हो सकता। तो इमारत की पहली जो ईंट है, नींव की ईंट है, उसको वो महान है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाश जमीन पर आ रहेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम आए, अब नींव के गीत गाए। कंगूरे के इमारत का पहली ईंट जो है, नींव की ईंट, उसको हिला दीजिए, इमारत जो है वो धराशायी जमीन पर दिखने को मिलेगा। तो हमें कभी भी इमारत की पहली जो ईंट है उसको हिलाना नहीं चाहिए। वो ईंट जो ज़मीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरे मिले। वो ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंपूरे की शोभा सो गुनी कर देती। नींव की ईंट जो है वो बहुत ही महान है। वो अपने अस्तित्व को बलिदान देके नींव की और इमारत की पहली ईंट बनी, जिससे कि हमें सुंदर सुंदर इमारत देखने को मिले। अगर वो ईंट नींव की ईंट नहीं बनती, अगर वो ईंट इमारत की पहली ईंट नहीं बनती और अपना बलिदान नहीं देती, हमें कभी भी कोई भी सुंदर और शक्तिशाली इमारत देखने को नहीं मिलती। नींव की ईंट बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी महल के लिए भी। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने इतना आपको समझा के दिया है और रामभिक्षा बेनीपुरी जी के बारे में भी हमने बात की और जो नींव की ईंट है उसको भी मैंने समझा के दिया है। तो इतना आज रहेगा और इसके अंदर से मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखाया है, तो उसको आप देख लीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखाया है, चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे कि रामभिक्षा बेनीपुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामभिक्षा बेनीपुरी का जन्म 1902 ईंग में बिहार के मुजफ्फर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। ये मैंने आपको आगे बताया था, आपने देखा होगा। बेनीपुरी जी को जेल की यात्रा क्यों करनी पड़ी थी, ये आपको पता होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा के दिया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में बेनीपुरी जी को 1930 ईंग से 1942 ईंग तक का समय जेल यात्रा में ही व्यतीत करना पड़ा। बेनीपुरी जी का स्वर्गवास कब हुआ था? बेनीपुरी जी का स्वर्गवास 1968 ईंग में हुआ था।
चमकीली सुंदर सुगर इमारत वस्तु किस पर टिकी होती है? चमकीली सुंदर सुगर इमारत नींव की ईंट पर टिकी होती है, जो कई फीट मिट्टी के नीचे अपने अस्तित्व को दबाकर संपूर्ण भवन की मजबूती का कारण बनती है। दुनिया का ध्यान सामान्यतः किस पर जाता है? दुनिया चकमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है। चमक धमक आकर्षित में उलझी दुनिया का ध्यान वास्तविकता की ओर नहीं जाता। आप ये इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नींव की ईंट को हिला देने का परिणाम क्या होगा? नींव की ईंट को हिला देने से कंगुर सहित भवन आधारहीन होकर धराशायी हो जाएगा। तो नींव की ईंट ज़रूरी है, उसको हिलाना नहीं चाहिए, ठीक है। सुंदर सृष्टि हमेशा ही क्या खोजती है? तो सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। लेखक के अनुसार गिरजाघरों के कलश वस्तु किन की शहादत से चमकते हैं? लेखक के अनुसार गिरजाघरों के कलश वस्तु उन मुख बलिदानों से चमकते हैं जो नींव की ईंट तरह चुपचाप शहीद हो जाते हैं। आज किसके लिए चारों ओर होराहोरी मची है? आज कंगुरे की ईंट बनने के लिए अर्थात कुर्सी की सत्ता हथियाने के लिए चारों ओर होराहोरी मची है। पतित निबंध सुंदर इमारत का आशय क्या है? पतित निबंध में सुंदर इमारत का आशय है नया सुंदर समाज। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, मुझे आशा है कि मैंने जो आज आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। मैंने जो आपको नोट्स लिखाया है वो आप लिख लीजिएगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और तो स्टूडेंट्स, आपसे मिलते हैं इस यूनिट के नेक्स्ट लेक्चर में।